माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। आज नवनिर्मित बस अड्डे के आज लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी में भी अनेक बड़ी जिम्मेदारियां, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, अनेक जिम्मेदारियों का जिन्होंने निर्वहन किया, शानदार तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय अजय भट्ट जी, विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अध्यक्ष मंडी परिषद, रीना जोशी जी, सचिव परिवहन उत्तराखंड श्री नितिन भदौरिया जी, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री जय किशन जी, बीसी उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण श्री मणिकांत मिश्र जी, एसएसपी उधम सिंह नगर, महेश राणा जी, मंडल अध्यक्ष रमेश जोशी जी, अमित कुमार पांडे जी, नीता सक्सेना जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा हिमांशु बिष्ट जी, सतीश चंद्र भट्ट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री नंदन सिंह खड़ाया जी, रामू भारती जी, रणदीप पोखरिया जी, तरुण दत्ता जी, रविंद्र सिंह राणा जी, फरजाना बेगम जी, मंजीत सिंह जी और सुखदेव सिंह नामधारी जी, विमला बिष्ट जी और सभी यहाँ पर प्रेम सिंह टूरना जी, सभी आए हुए हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण और सामने बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी का जिनका नाम भी नहीं आ पाया वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं। उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों और मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, विकास प्राधिकरण के भी, जिला प्रशासन के भी, मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम में खटीमा, नानकमता और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी परिवारजनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आप सबके बेटे के रूप में, आप सबके भाई के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को आज बड़ा शुभ अवसर है कि आज ऐसे शुभ दिन जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ रहे हैं और उसी दिन हमारा आज ये बस अड्डे का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक घुघुतिया उत्तरायणी पर्व की भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में ये दिन आज बहुत विशेष है कि आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के सानिध्य में 11 करोड़ रुपए की धनराशि से बना हुआ ये हाईटेक बस स्टैंड आज आप सबके साथ में मुझे इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और ये अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं खटीमा में बनी हैं, बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं, योजनाएं केवल शुरू ही नहीं हुई हैं, जो योजनाएं बनी हैं या शुरू हुई हैं उन सभी योजनाओं को पूरा किया गया है, जिनका शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है। और ये मैंने कहा कि ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, वो इसलिए कि मैं जब पहली बार खटीमा से विधायक के रूप में आप सब लोगों ने मुझे
काम करने का अवसर दिया, तब से मेरे मन में एक संकल्प था कि खटीमा में एक अच्छा बस अड्डा होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता था, क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था, और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीम जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, या इनकी दुकान में ले जाते थे, या गेटा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980-85 के बीच में जब हम यहां से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। टनकपुर जाते थे रात में, और रात में टनकपुर में ही रुकते थे, वहीं रोडवेज में ही बिस्तर लगा के अपना वहीं पर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के यहां से भागी चौरा की बस चलती थी। किसको याद है भागी चौरा की बस कौन कौन गया है उसमें? टनकपुर से भागी चौरा जो शाम को 4-5 बजे 5 बजे खिरचना पहुंचती थी। मैं खिरचना में उतरता था या बंदरलीमा में उतरता था, और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहां रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए? जंगल था बहुत भीतर, कोई साधन नहीं होता था, 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए हमारे टिकरी वाले, हमारे फिकाल जी, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए थे। मैं सोया था, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहां से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। और इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे, इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन मेरे यहां से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बहन, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारा जो बसों को हमारे अंदर से जाकर घूम के आना पड़ता है, तमाम जाम की स्थितियां होती हैं, तमाम प्रदूषण होता है, उस सब से भी, धूल से भी मुक्ति मिलेगी। भाइयों बहन, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जहां शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पेयजल, इन सभी
इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी इन सभी सुविधाओं को ले जाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज राज्य का कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां भी विकास पहुंच रहा है। नीति, माणा, मिलम, गुंजी ऐसे सांकरी जैसे क्षेत्र, उत्तरकाशी का सांकरी का क्षेत्र, जहां 2-2.5 हजार लोग आजकल वहां पर प्रत्येक दिन देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गुंजी जैसे क्षेत्र में आदि कैलाश में यात्रा प्रारंभ हुई है। आपने देखा देश का जिसको अंतिम गांव कहते थे माणा गांव, उस माणा गांव में भी लोगों की बड़ी संख्या में आना शुरू हुआ और उस माणा गांव को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव और माणा जैसे गांव को वहीं से देश के पहले गांव की संज्ञा दी कि वो उसको देश का अंतिम गांव कहा जाता है। अब देश के सभी पहले गांव के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहन, खटीमा, नानकमता ये क्षेत्र, खटीमा और नानकमता कोई अलग अलग नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये खटीमा है, नानकमता है, वो जब चुनाव में जाते हैं तब लगता है। और मैं भी पहली बार खड़ा हुआ तो यहाँ धूल भौजिया हो या आसपास हो, कई क्षेत्रों में लोग जो है नारा ही लगा रहे थे वहां। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही वोट अपने लिए मांगने आया हूं, लेकिन अपने लिए मांग रहा था। प्रेम सिंह राणा जी खड़े थे उस समय, तो पता ही नहीं लगता कई बार। आप देखिए, आप यहाँ से जनकैया की तरफ जाते हैं, भाई साहब सांसद जी का तो पूरा ही क्षेत्र हुआ, अब आपका तो सब क्षेत्र हुआ, लेकिन विधायक जी में कह रहा हूं। आप विधायक जब यहाँ से जाते हैं तो जैसे ही ये खटीमा का ये संतोष अग्रवाल की दुकान, ये इनका घर खत्म होता है, उसके आगे रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, तो वो आगे से जो है वो आवास विकास के बाद जो है नानकमता शुरू हो जाता है। उधर हमारा संतरा और ऊंची मोहट और वो सब जो है नानकमता में आ जाता है। उससे थोड़ा आगे जाओगे तो पकड़िया फिर खटीमा में आ जाता है। ऐसे ही आप इस तरफ की रोड पे जाओगे, मेला घाट, ये मझोला वाली में, तो ये मुझे लगता है कि चारू बेटा से शुरू हो जाता है। ये लकड़ी की टाल के बाद रमेश जोशी की लकड़ी की टाल से आगे को नानकमता क्षेत्र, फिर बड़ी अंजनिया से फिर खटीमा शुरू होता है। ऐसे इधर को आएंगे तो ये ब्लॉक के बाद जहाँ बरुण अग्रवाल का घर, वहां से जो है सब नानकमता शुरू हो जाता है इधर को। ऐसे कलियाबाग की तरफ को चले जाओ तो ये कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं खटीमा, नानकमता ये मेरा घर है और आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मैंने यहीं से जनसेवा की यात्रा प्रारंभ की और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला मेरे दिल के बेहद करीब है। जैसा माननीय भट्ट जी ने कहा, भाई साहब ने अभी तो हमारे सीनियर रहे शुरू से, महीनों में और भट्ट जी जो है एक साथ एक कमरे में रहे। जब मैं छोटा था, महीनों में दिल्ली का चुनाव, यहाँ का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, साथ जाते थे। यात्रा में भी साथ में रहते थे, पार्टी का कार्यक्रम होता तब भी साथ में रहते थे। तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैं अभी कल रात में मुकेश कलपुरिया कहीं खड़ा होगा, वहां पे आगे आ जाओ, कहां हो? कल रात में मुझे फोन कर रहा था, तो कहता बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ रणकोची मैया में, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है सर टनकपुर में, बिल्कुल हमारा बांग्लादेश के पास में, वो नेपाल बॉर्डर पर, जैसे वो शारदा नदी वो बिल्कुल बॉर्डर होती है, उसको सीमा रेखा करती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। मैंने कहा हाँ, तो कहता खटीमा में भी अच्छा हुआ। चंपावत का, लेकिन कह रहा था खटीमा में भी अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आप घूम फिर के जब आपने कहा कि खटीमा ही आ जाते हो, तो पूरे कार्यक्रम यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में कहीं भी होता है, रानीखेत हो, पिथौरागढ़ हो, नैनीताल हो या बागेश्वर हो, मैं कोशिश करता हूँ कि घूम फिर के यहाँ आ जाऊँ। और आपके चुनाव में तो मैं रोज यहाँ आ जाता हूँ, डेली जो है मैं यहाँ आ जाता हूँ। खटीमा की माटी और यहाँ के लोगों से मिलजुल कर उनसे भेंट करने के बाद सच में मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और उसी के बल पर मैं आज प्रदेश की सेवा कर पा रहा हूँ, विकास के लिए काम कर पा रहा हूँ।
हमारी सरकार खटीमा के समग्र विकास और यहाँ के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतार रही है, निरंतर उसको आगे बढ़ा रही है। चाहे यही बगल में बना हुआ हमारा बाईपास हो, इस बाईपास का निर्माण आप सबको पता है बड़ा कठिन था और काफी कठिनाई के बाद ये बाईपास का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। आज अनेक पुलों का, सड़कों का व्यापक नेटवर्क यहां बन रहा है। अभी बहुत सारे काम प्रस्तावित भी हैं, वो जल्दी उनको सबको भी स्वीकृति मिलने वाली है, भारत सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी। और सितारगंज से टनकपुर ये 4 लाइन के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी आने वाले समय में इसी प्रकार से अभी हमने मझोला खटीमा को भी जो है चौड़ीकरण के लिए उसकी भी सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी यहाँ पर हो गई है। चकरपुर में हमारा खेल स्टेडियम बढ़िया बन गया। पूरन बोरा जी वहां के कोच भी नियुक्त हो गए। कहाँ है पूरन बोरा जी? आज आए कहीं दिखे भी नहीं मुझे। पूरन बोरा जी वहां कोच भी नियुक्त हो गए, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत मतलब मिशनरी हो गए, बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक, 100 बेड का नया अस्पताल, ये सब बुनियादी सुविधाएं इन सबको मजबूत कर रही है। वहीं विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र की स्थापना करने के लिए पिछले दिनों औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यहाँ पर अन्य काम भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य शहीद स्मारक बनाने की भी मैंने घोषणा की है और उस पर भी जल्दी ही काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी जहां आज बस अड्डे का ये लोकार्पण हो रहा है, वहीं अच्छा है यहाँ पर हमारे यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय भी बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके भी कुछ सुझाव आए हैं, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी डबल इंजन की सरकार पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी संकल्पित है। उसके लिए भी भारत सरकार के स्तर पर माननीय अजय भट्टी ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है और जल्दी उसका भी शिलान्यास होने वाला है। और उसका शिलान्यास केवल सामान्य हवाई अड्डा नहीं बनेगा, वो हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आप सब लोगों को यहां से 1-1.25 घंटे की यात्रा करके जिनको लंदन जाना है उनको लंदन के लिए भी हवाई की फ्लाइट यहां से मिलने वाली है। दुबई जाना है, दुबई के लिए भी मिलने वाली है। बहुत सारी सुविधाएं हमारी यहाँ पर होने वाली हैं, उसको भी जल्दी ही आगे बढ़ाया जाएगा। महाविद्यालय में MCOM, MSc की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए भी उस समय काफी प्रयास हुआ था जब मैं यहाँ का विधायक था उस समय। इसके अतिरिक्त एक हमारी सरकार के द्वारा लंबे समय से रुका हुआ काम था। आप सबके रिश्तेदार हल्द्वानी में भी हैं, रुद्रपुर में भी हैं, आसपास के क्षेत्र में, तराई भाबर के क्षेत्र के लिए जमरानी बांध परियोजना। बहुत छोटे थे हम लोग, तब से सुनते थे, आप लोग भी सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर के पानी की समस्या समाप्त होगी। मैं अजय भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने बड़ा उसमें पहली बार जब सांसद बने और इनसे पहले वाले सांसद हम सबको राजनीति में जिन्होंने आगे बढ़ाया, आगे हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय कोश्यारी जी, उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता था। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे इलाके आए हैं, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 50-60 साल से लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जमरानी बांध की योजना को भी स्वीकृति मिल गई। आज वहां भी काम प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हमारा प्रयास होगा कि इस साल चालू हो जाएगा। इसी साल हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि इस साल, वैसे तो मैं आज जब गाड़ी में आते समय मेरे साथ रामू जोशी जी और कौन से 2 लोग थे, तो मैं कह रहा था कि वैसे तो अस्पताल जाने की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान अस्पताल किसी को मत भेजना। मैंने खुद देखा है अस्पताल में जाकर
कितनी परेशानियां होती हैं, कितने भी आपके पास सुविधाएं हो, कितने भी साधन हो, कितने भी आपके घर में इस सब की व्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल बड़ा खराब होता है। जब इलाज के लिए हम किसी स्वजन के ले जाते हैं, मैंने उसको बहुत नजदीक से जिया है, देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब एम्स की जो सुविधाएं हमको दिल्ली में मिलती हैं, और दिल्ली में जाने के बाद कभी बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर का इतनी बड़ी संख्या वहां आती है। अब जो दिल्ली की सुविधाएं हैं, वो दिल्ली की सुविधाएं यही हमारे किच्छा में मिला करेंगी। तो किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर चालू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सैटेलाइट सेंटर से, एम्स से हेली सेवा सीधे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर हमारे जो मरीज होंगे या जो बीमार होंगे उनको लाने के लिए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसका भी जो है कृपया भारत में 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, और उसके बनने से पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलने वाली है। हमारे परिवार के बच्चों को वहां पर रोजगार मिलने वाला है, कई हजार नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, खटीमा में विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आगे भी खटीमा के विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने देगा। आपने देखा होगा अभी लैंड माफिया, लैंड जिहाद करके अनेक जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, कहीं नीला कपड़ा, कहीं हरा कपड़ा, कहीं पीला कपड़ा डालकर, और हमारी बहुमूल्य जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, यही नहीं, करीब 600 के करीब अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को, जो वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, उन अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इसके साथ हमने राज्य के अंदर दो दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, और इस दंगे में होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, इसी दंगा करने वालों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने नया कानून भी लागू किया है, और नया कानून लागू करके राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। और ये कानून जब से लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से, राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, उस मदरसे में ताला लगा दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को बंद करवाने का काम भी किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जो जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलगाववादी मानसिकता की ओर धकेला जाए। इतना ही नहीं, हमने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है, और ये ऑपरेशन कालनेमी निरंतर चल रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण एक वोट लेने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं देकर
हमारे यहाँ पर बसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे, देवभूमि के देवत्व को खराब नहीं होने देंगे। मैं देखता हूं खटीमा के आसपास भी हमने पुलिस के लोगों को कहा है, प्रशासन के लोगों को कहा है, डीएम साहब आप विशेष रूप से इसका ध्यान करिए। यहां भी कुछ इस मानसिकता के लोग यहां पर रहने वाले धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को अपने आसपास परेशान करने का काम करते हैं, जिसके कारण से उनको वहां पर रहने में खतरा महसूस होता है। मैं यही की बात कर रहा हूं खटीमा की, मेरे संज्ञान में आया है, ये किसी कीमत पर यहां नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को कोई भी सख्ती बरतनी पड़े तो यहां पर सख्ती बरतिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसमें बहुत जल्दी 2,000 और संख्या जुड़ने वाली है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसको माननीय न्यायालय ने रोक दिया था, हमारी पैरवी हुई, हमने अपना पक्ष रखा सरकार ने, और उस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम को खोलने की अनुमति न्यायालय से मिल गई। और जल्दी ही 2,000 भर्ती संपन्न हो जाएंगी तो ये 29,000 हो जाएगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उत्तराखंड बन जाने के बाद ये कोई 27,000 29,000 का आंकड़ा सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों का 2/3 से भी अधिक है। और हमने जब से नकल का कानून लागू किया है, 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड के अंदर नकल का उद्योग बना दिया था। हमने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए और अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, उनको सुरक्षित और उनके सशक्तिकरण के लिए जो आबादी हमारी 50% की है, उस 50% आबादी की सुरक्षित और उनकी सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है। राज्य के अंदर अब रहने वाले कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, हर एक के लिए एक कानून देवभूमि उत्तराखंड में हो गया है। ये कोई हम सबको गौरव प्राप्त हो गया है। ये सामान्य कानून नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ संविधान बनाने वाले जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि एक देश के अंदर सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस कानून की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। ये गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में जाएगी, पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी। ये साहसिक कार्य हमने किया है। भाइयों बहनों, हमारे द्वारा जो ये साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, और आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम हो रहा है। देश में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। और हर एक उत्तराखंडी जो प्रवासी है, दुनिया के अंदर कहीं भी रहता है, देश के अंदर कहीं भी रहता है, अपने आप को गौरव से भरा हुआ मानता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हमारे इन सब कामों के कारण से नींद उड़ी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है। अब कांग्रेस ये भी मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी
हैट्रिक लगाने जा रही है। तीसरी बार उत्तराखंड की जनता हम सबको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। इसलिए इनके इसलिए भाइयों बहनों, अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कुछ आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में कश्मीर और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो अलगाववादी ताकतों द्वारा जो नारे लगाए जाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो देवभूमि में भी नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। उनके नारे यहां भी सुनाई देते हैं, जो कहते थे कि अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के नारे वाले हैं। साथ में ये भी कहते थे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस प्रकार की मानसिकता के लोग आज देवभूमि में भी जो आ रहे हैं। मैंने सुना है यहां के भी लोग जिनको आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज वैसे कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं कहना जरूर चाहता हूं। मेरे को अभी दान सिंह राणा मम्मा, रविंदर राणा और 3-4 लोग मुझे अभी रास्ते में मिले थे आ रहा था। जब मैं यहां चुनाव में खड़ा हुआ था 2022 के, तो यहां भी एक अफवाह फैलाई गई थी पूरे हमारे जनजाति समाज में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो इनकी सारी जमीनें छीन ली जाएंगी। अब मैं इस मंच से आज इनसे पूछना चाहता हूं, किसी भी एक व्यक्ति की सरकार में जमीन निहित हुई है क्या? किसी की जमीन पर कब्जा किया गया क्या? मेरे जनजाति समाज की बहनें भी बहुत आई हैं, बताओ भैया कोई की किसी की जमीन कब्जा हुई क्या? आपको पूछना चाहिए जब लोग आपके बीच में आएंगे। तो जिन लोगों को आपने उस समय बनाया, आज वो राजनीति छोड़कर आंदोलन जीवी बन चुके हैं और सनातन का विरोध करने वाले, सनातन धर्म का विरोध करने वाले, हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने वाले, ऐसे लोगों की कठपुतली बन गए हैं भाइयों बहन। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उसमें विरोध करते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सभी जिहादी और अलगाववादी मानसिकताओं वाले लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी देवभूमि है, इसकी संस्कृति, इसकी अस्मिता और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे खटीमा नानक मता के आप मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देंगे। मैं आज के अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ आज ये विधायक जी प्रेम सिंह राणा जी ने पुराने हमारे उन्होंने कहा है बालाजी मंदिर एक बनना है, वहां पर नानक मता में ब्रह्मदेव मंदिर बनना है, देवभूमि धर्मशाला इनका सौंदर्यीकरण होना इसकी घोषणा करता हूँ। मैं आप सभी को पुनः एक बार फिर से आज लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, द्वितीया त्योहार, माघी, जितने रूप में पोंगल अलग अलग स्थानों पर और भगवान सत्यनारायण आ गए, उन
उनकी कृपा हम सब पर बनी रहेगी। मैं सबकी आपको शुभकामनाएं देते हुए नई अभियान की आज शुभारंभ हुआ है, इसकी भी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।